प्रमाण का निरूपण चल रहा था, प्रमाकरणम प्रमाणम। तो करण कहते हैं साधकतमम करणम, साधकम नाम कारणम, उन कारण में से जो साधकतम होगा, अतिशयतम साधकम जो होगा उसी को करण कहेंगे। तो उसके लिए कारण का निरूपण किया, अंतिम में व्यवस्थित कर दिया कि जो करण होगा उसी को प्रमाण कहते हैं। वो प्रमाण 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, प्रमाणानि। महर्षि गौतम का सूत्र भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। उनमें से सबसे पहला जो प्रमाण है उसका लक्षण बताया था, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। साक्षात्कारी प्रमा कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमा को, उसकी परिभाषा है साक्षात्कारी प्रमा किसे कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बताया था, साक्षात्कारी प्रमा सैव या इंद्रियजा, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली जो प्रमा है उसको साक्षात्कारी प्रमा कहेंगे, और उस प्रमा का जो करण होगा उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। ठीक है सर। अब यह जो साक्षात्कारी प्रमा है वो भी 2 प्रकार के, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण 2 प्रकार के, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक क्या है, क्यों मानना है, हमने कल बताया था। तो इन प्रमा के भेद के चलते प्रमाण में भी भेद, निर्विकल्पक को भी साक्षात्कारी प्रमा कहेंगे, सविकल्पक को भी साक्षात्कारी प्रमा कहेंगे। तो साक्षात्कारी प्रमा का करण अर्थात जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कभी तो इंद्रिय होता है, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कभी ज्ञान अर्थात निर्विकल्पक ज्ञान, उसका भी हमने कल विचार किया था। जब निर्विकल्पक को साक्षात्कारी प्रमा कहेंगे अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमा है कि नहीं, है ना। प्रत्यक्ष प्रमा के 2 भेद है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो निर्विकल्पक प्रमा को जब हम फल कहेंगे तो कारण क्या होगा, इंद्रिय करण होगा, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार होगा, निर्विकल्पक ज्ञान फल होगा। ठीक है। अब इस निर्विकल्पक ज्ञान के बाद क्या होगा, निर्विकल्पक ज्ञान के बाद क्या होता है, सविकल्पक ज्ञान। ठीक है। तो सविकल्पक ज्ञान को प्रमा कहेंगे तो व्यापार क्या होगा, निर्विकल्पक ज्ञान, और करण कौन होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। उसके बाद सविकल्पक ज्ञान के बाद हानोपादान उपेक्षा बुद्धि, हान बुद्धि हो, उपादान बुद्धि हो, उपेक्षा बुद्धि हो, इसको प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे, फल कहेंगे। तो व्यापार होगा निर्विकल्पकम ज्ञानम, व्यापार क्या हो जाएगा, ज्ञान, और करण क्या हो जाएगा, नहीं, व्यापार होगा सविकल्पक ज्ञान। जब हानोपादान उपेक्षा बुद्धि होगी तो व्यापार होगा सविकल्पक ज्ञान, और करण होगा निर्विकल्पक ज्ञान। तो कभी तो इंद्रिय करण हुआ, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण हुआ, कभी निर्विकल्पक ज्ञान करण हुआ। यदि हानोपादान उपेक्षा बुद्धि को फल कहेंगे तो करण होगा निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान को फल कहेंगे, प्रमा कहेंगे, तो करण होगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, निर्विकल्पक ज्ञान को प्रमा कहेंगे तो करण होगा इंद्रिय। ठीक है। तो कभी इंद्रिय भी करण होता है, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी होता है, कभी निर्विकल्पक ज्ञान भी होता है। करण और फल के बीच में जो होता है उसको व्यापार कहते हैं। ठीक है। तो व्यापार का लक्षण आगे बताया है, तो कल बताया था, आगे बताएंगे, आज थोड़ा सा बताया, आज आगे बताएंगे। तज्जन्यत्व इति तज्जन्य जनकत्वम, करण से जन्य हो, करण से जन्य जो कार्य है उसका जनक हो, उसको व्यापार कहते हैं। जितने भी व्यापार होते हैं वो करण से जन्य होते हैं, और करण से जन्य जो कार्य है उसके जनक भी होते हैं, इसलिए उनको व्यापार कहते हैं। तो इतना हमने कल पढ़ा था। अत्र कश्चिदाह, इस विषय में कुछ लोग कहते हैं कि सविकल्पकादीनाम अपि इंद्रियमेव करणम, चाहे सविकल्पक ज्ञान हो, चाहे हानोपादान उपेक्षा बुद्धि हो, इंद्रिय ही करण है, इसलिए इंद्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तर्क संग्रह में भी ऐसे ही निरूपण किया गया है। तो तर्क संग्रह में प्रत्यक्ष प्रमा 2 प्रकार के, निर्विकल्पक और सविकल्प, उनका करण, प्रत्यक्ष प्रमा का करण इंद्रिय को ही बताया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को व्यापार, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अथवा निर्विकल्प ज्ञान जो भी बीच में आते हैं उन सबको, यावंती अपि अंतरालिकानि, जो भी बीच में आने वाले हैं उन सबको अवांतर व्यापार ही कहते हैं, करण नहीं कहते हैं। कोई भी प्रत्यक्ष प्रमा हो उसका करण इंद्रिय को ही कहते हैं। एवं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्माद इंद्रियमेव प्रत्यक्ष प्रमाणम, ये वहां पर उपसंहार में तर्क संग्रह में बताया है। कोई भी प्रत्यक्ष प्रमा हो उसका करण इंद्रिय ही होता है, इसलिए इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, ये तर्क संग्रह में कहा है। उसी मत का यहाँ पर उल्लेख किया है। यद्यपि तर्क संग्रह के अन्नम भट्ट का मत का उल्लेख यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अन्नम भट्ट इनके परावर्ती आचार्य है, पूर्ववर्ती है। तो इनके पूर्व में भी जो उस मत का उल्लेख करते थे, नव्य मत का, जो इंद्रिय को ही करण मानते थे, उनके लिए इन्होंने यत्तु कश्चिदाह करके
अत्र कश्चिदाह करके उनके मत का यहाँ पर उल्लेख किया। यावन्ति आंतरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाण्य अवांतर व्यापारः। इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु स षड्विधः एव। जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है साक्षात्कारी प्रमा के प्रति कारण होता है वो सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं। तद्यथा संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावश्च। ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति कारण है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होगा तभी जाकर के प्रत्यक्ष प्रमा की उत्पत्ति होती है। इसलिए साक्षात्कारी प्रमा अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा उसका हेतु जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से ऐसी जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा के निवृत्ति के लिए इन्होंने कहा षड्विध एव। तद्यथा, ये प्रत्येक का नाम हो गया। संयोग, संयुक्त समवाय इत्यादि प्रत्येक का एक एक करके निरूपण करेंगे। संयोग क्या है, संयुक्त समवाय क्या है, उस सन्निकर्ष के द्वारा किस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, कौन सी इंद्रिय से, ये सब बताएंगे। तत्र तत्र इत्युक्ते तेषु षड्विधेषु सन्निकर्षेषु मध्ये यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिंद्रियम, यहाँ पर पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है। घटो अर्थः, यहाँ पर भी पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है। अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव अयूत सिद्ध्य भावात्, यहाँ पर बिंदु की आवश्यकता नहीं है। तो संयोग सन्निकर्ष कहाँ होता है ये समझना है। किसी भी इंद्रिय के द्वारा यदि हम द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं तो संयोग सन्निकर्ष होगा। जैसे तर्क संग्रह में कहा है चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। चक्षु वहां पर उपलक्षण है। चक्षु से कोई भी इंद्रिय को लेना है जिस इंद्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता हो। तो घट के द्वारा किसी भी द्रव्य को समझना है, अर्थात किसी भी इंद्रिय के द्वारा आप किसी भी द्रव्य का प्रत्यक्ष करिए तो कौन सा सन्निकर्ष होगा, क्योंकि द्रव्य और एव संयोगः, क्योंकि वहां पर समवाय आदि सन्निकर्ष नहीं हो सकता। समवाय सन्निकर्ष अथवा समवाय संबंध तो अयूत सिद्ध के विषय में ही होता है। जैसे मान लीजिए घट का प्रत्यक्ष करना है, चक्षु है नहीं, इंद्रिय है चक्षु, अर्थ है घट, दोनों का सन्निकर्ष क्यों संयोग, समवाय क्यों नहीं, दोनों द्रव्य है। दोनों द्रव्य है, मान लीजिए घट तो भूतल में है, चक्षुरिंद्रिय यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए दोनों का संयोग हुआ है, हम जानते हैं चक्षुरिंद्रिय यहाँ है, घट वहां है, संयोग कैसे होगा दोनों का, घट आके यहाँ तो नहीं रहेगा, ऐसे गमन होता है। क्योंकि चक्षुरिंद्रिय तेजस है, तेज है, तेज में क्रिया होती है। जैसे सूर्य के प्रकाश, सूर्य के किरण यहाँ तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार चक्षुरिंद्रिय तेजस होने से चक्षुरिंद्रिय में क्रिया होती है, घटदेश पर्यंत चला जाता है, उसके जो किरण है चक्षुरिंद्रिय के वहां तक चले जाते हैं। इसीलिए चक्षुरिंद्रिय का और घट का संयोग होता है। तो इंद्रिय के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष, किसी भी द्रव्य का प्रत्यक्ष करिए तो इंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, होता है। आंख बंद करके भी किसी को घट का प्रत्यक्ष होता है, हम घटः। तो इंद्रिय से जब घट का प्रत्यक्ष करना होगा तो कौन सा सन्निकर्ष होगा, संयोग। 6 इंद्रियां हैं हमारे, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन। इनमें से 3 ही इंद्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। 2 तो हमने बता दिया, एक चक्षुरिंद्रिय, एक त्वक इंद्रिय, तीसरा मन से कौन से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, मन से आत्मा का, स्वात्मा का, अपने आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। हम सुखी, सुखाश्रयत्व तो है ना, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए मन के द्वारा यदि आत्मा का प्रत्यक्ष करना होगा तो वहां पर भी कौन सा सन्निकर्ष होगा, संयोग। तो ये निष्कर्ष हो गया, आप 3 इंद्रिय के द्वारा चक्षु, त्वक और मन के द्वारा किसी भी द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं तो कौन सा सन्निकर्ष होगा, संयोग सन्निकर्ष होगा। क्योंकि ये तीनों इंद्रियां द्रव्य है और जिसका प्रत्यक्ष करेंगे द्रव्य का, उन द्रव्य के साथ इनका संयोग होगा तभी उस द्रव्य का प्रत्यक्ष होगा। और 2 द्रव्य के बीच में संयोग होने में कोई आपत्ति भी नहीं है। तो यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिंद्रियम घटो अर्थः अनयो सन्निकर्षः संयोग एव। क्यों संयोग है, समवाय क्यों नहीं है, तो उसके लिए कहा अयूत सिद्ध्य भावात् एवं मनसा अंतरिंद्रियण मनसा, ऐसे अन्वय करिए। इंद्रियां 2 प्रकार के हैं, बाह्येंद्रियां और अंतरिंद्रियां। अंतरिंद्रिय की परिभाषा है बहिरिंद्रिय भिन्नम इंद्रियम अंतरिंद्रियम, अथवा मनः अंतरिंद्रियम, मनो भिन्नम इंद्रियम बहिरिंद्रियम। मन से भिन्न जो इंद्रियां हैं उनको बहिरिंद्रिय कहते हैं और मन को अंतरिंद्रिय कहते हैं। तो अंतरिंद्रियेण मनसा यदा आत्मविषयम ज्ञानम जन्यते अहम इति, ठीक है, आत्मा का जब प्रत्यक्ष होता है तो अहम सुखी, अहम दुखी, ऐसे इस प्रकार का। तदा मनः इंद्रियम आत्मा अर्थः अनयो सन्निकर्षः संयोग एव। क्योंकि ये दोनों भी क्या है, मन और आत्मा द्रव्य ही है, द्रव्य के बीच में संयोग हो जाए। यदा चक्षुषा घटगतम रूपादिकम गृह्यते घटे श्यामम रूपम अस्ति इति। कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष
हाँ, यहाँ पर ये पाठ होना चाहिए, यहाँ पर नहीं। ठीक है सर, लिख दो। कदा पुनः, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर पाठ होना चाहिए, कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। कदा पुनः। कल गुरुजी मैंने एक बहुत पुरानी पुस्तक डाउनलोड की, जिसमें केवल मूल पाठ है, वो बहुत अच्छा है, आपको मैं भेजूँ। कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्षः, ये प्रश्न है। तो उसके उत्तर में यहाँ पर कहते हैं, यदा चक्षुषा घटगतम रूपादिकम गृह्यते घटे श्यामम रूपम अस्ति इति तदा चक्षुरिंद्रियम घटगत रूपम अर्थः। यहाँ पर भी इसकी आवश्यकता नहीं है पूर्ण विराम की। चक्षुरिंद्रियम घटगत रूपम अर्थः अनयो सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि किसी भी इंद्रिय के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष करेंगे तो द्रव्य में जो साक्षात समवाय संबंध से रहते हैं, जैसे द्रव्य हो गया घट, उसमें समवाय संबंध से रहने वाले घट में रूप रस गंध स्पर्श, ठीक है। इतना ही नहीं, घटत्व भी तो घट में समवाय संबंध से रहता है। तो द्रव्य में साक्षात समवाय संबंध से जो रहते हैं उनका घ्राणज अर्थात घ्राण इंद्रिय से गंध का प्रत्यक्ष, रसन इंद्रिय से रस का, रासन प्रत्यक्ष, त्वग इंद्रिय से है ना त्वाच प्रत्यक्ष, स्पार्शन प्रत्यक्ष करना हो, और सुख दुख का मानस प्रत्यक्ष करना हो, तो वहां पर कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयुक्त समवाय। द्रव्य में साक्षात समवाय संबंध से जो रहते हैं, शब्द को छोड़ करके, शब्द के लिए आगे बताएंगे, तो उनके प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयुक्त समवाय। ठीक है, घट रूप के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय। घट में गंध है कि नहीं, उसका प्रत्यक्ष कौन से इंद्रिय से होगा? कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयुक्त समवाय। जब हम संयुक्त समवाय सन्निकर्ष बोलते हैं, संयोग सन्निकर्ष को छोड़ करके आगे संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, ठीक है, तो वहां पर एक इंद्रिय को आगे जोड़ करके बोलना है। जैसे चक्षु संयुक्त समवाय, घ्राण संयुक्त समवाय, रसना संयुक्त समवाय। जैसे मधुरम मिष्टम मधुरम, ठीक है, अथवा मधुर रस का प्रत्यक्ष होता है, मधुरः रसः, ठीक है, आम्लः रसः, ऐसा प्रत्यक्ष होता है कौन से इंद्रिय से? रसन इंद्रिय से। तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? रसना। इंद्रिय का नाम है रसना। रसना संयुक्त रसना संयुक्त होगा कोई द्रव्य, है ना, मिष्टान्न जो द्रव्य है वो रसना के साथ संयुक्त होगा, और उस रस जो रसन इंद्रिय में संयुक्त द्रव्य है उसमें समवाय संबंध से रहेगा रस। जैसे उदाहरण के लिए चक्षु संयुक्त हो गया घट, उसमें समवाय संबंध से रूप। घ्राण संयुक्त होगी पृथ्वी, घ्राण संयुक्त होगी पृथ्वी, और उसमें समवाय संबंध से है गंध। यहाँ पर जिज्ञासा होता है, घ्राण इंद्रिय यहाँ है, घट भूतल में है, घटगत गंध का प्रत्यक्ष करना है, था वो पुष्पगत गंध का प्रत्यक्ष करना है। जो पुष्प है, पुष्प वाटिका में उसका प्रत्यक्ष हमें हो रहा है। प्रत्यक्ष होने के लिए घ्राणेन्द्रिय के साथ पहले जो पुष्प है उसका क्या होना चाहिए? सन्निकर्ष होना चाहिए। घ्राण संयुक्त है पुष्प, उसमें समवाय संबंध से गंध। ऐसा घ्राण पुष्प को घ्राण के साथ संयोग करेंगे तभी गंध का प्रत्यक्ष होगा, या वाटिका में ऐसे भी हो सकता है? दूर से भी हो सकता है ना। तो कौन सा सन्निकर्ष है? घ्राण संयुक्त समवाय। घ्राण संयुक्त कौन है? घ्राण संयुक्त होगा वो जिसमें गंध है, पुष्प। वो कैसे होगा? वो तो दूर है। जिस समय दूर में होने पर गंध का प्रत्यक्ष हो रहा है, घ्राण संयुक्त कैसे होगा? वायु इत्यादि के द्वारा उसके परमाणु, हाँ, उसके परमाणु द्रवणुक जो है, जो पुष्प के जो परमाणु और द्रवणुक है, त्रेणुक है, वो वायु के द्वारा लाए जाते हैं। तो घ्राण संयुक्त तो पृथ्वी हुई ना, गंध कभी भी घ्राण संयुक्त नहीं होगा। घ्राण संयुक्त कोई द्रव्य होगा, पृथ्वी होगी, उसमें समवाय संबंध से गंध रहेगा। जैसे रस है ना, रस तो मधुर अम्ल आदि को रस कहते हैं, उस रसन इंद्रिय के साथ उसका संयोग नहीं होगा। वो जो रस जिस द्रव्य में है, रसगुल्ला आदि, उसके साथ संयोग होगा किसका? रसन इंद्रिय का, और उसमें समवाय संबंध से रसन इंद्रिय का जिसके साथ संयोग है रसगुल्ला, उसमें समवाय संबंध से रस है। इसलिए रसना संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के द्वारा किसका प्रत्यक्ष होगा? उसका मधुर आदि रस का। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया। किसी भी द्रव्य का प्रत्यक्ष करना हो तो संयोग सन्निकर्ष। द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श सुख दुख आदि, इनका प्रत्यक्ष करना होगा तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ये प्रश्न हो गया। इसके उत्तर में कहते हैं, यदा चक्षुषा घटगतम रूपादिकम गृह्यते घटे श्यामम रूपम अस्ति इति तदा चक्षुरिंद्रियम घटगत रूपम अर्थः अनयो सन्निकर्ष संयुक्त समवाय। जब घटगत रूप का प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर इंद्रिय है चक्षु, अर्थ है घटगत रूप, दोनों का सन्निकर्ष है संयुक्त समवाय। एवं चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। ठीक है, इस प्रकार चक्षु संयुक्त घट हो गया, उसमें समवाय संबंध से रूप रहेगा, इसलिए चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के द्वारा चक्षुरिंद्रिय से घटगत रूप का प्रत्यक्ष होता है। एवं मनसा आत्म समवेते सुखादौ, सूराबाद हो गया है, सुखादौ,
गृह्यमाणे अयमेव सन्निकर्ष। आत्मा का प्रत्यक्ष कौन से इंद्रिय से होता है? मन से। सभी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, परात्मा का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, सिर्फ स्वात्मा का ही प्रत्यक्ष होता है। और स्वात्मगत अपने आत्मा में रहने वाले जो सुख दुख है उनका भी प्रत्यक्ष होता है। कौन से इंद्रिय से? मन से। कौन से सन्निकर्ष के द्वारा? समवाय। मन संयुक्त कौन हुआ? मन का संयोग किसके साथ है? और उसमें समवाय संबंध से सुख दुख आदि। एवं मनसा आत्मा समवेते सुखादौ गृह्यमाणे अयमेव अर्थात संयुक्त समवाय एव सन्निकर्ष। घटगत परिमाण अधिग्रहे चतुष्टय सन्निकर्षोपि अधिकम कारणम इष्यते। इष्यते इत्युक्ते स्वीक्रियते। घटगत जो परिमाण है सर, परिमाण के प्रत्यक्ष में, परिमाण संख्या आदि के प्रत्यक्ष में सिर्फ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से कार्य नहीं चलेगा। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष जहां जहां होता है वहां पर चतुष्टय मतलब 4 सन्निकर्ष का एक समुदाय, चतुष्टय जो सन्निकर्ष है उसको भी अधिकतया स्वीकार करना पड़ता है। क्यों बताएंगे, क्यों ऐसा मानना पड़ेगा और वो 4 कौन कौन से हैं ये सब बताते हैं। सत्यपि संयुक्त समवाये तदभावे दूरे परिमाणाद्य अग्रहात। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पूर्णिमा के दिन में रात में चंद्रमा दिखता है, ठीक है ना। हमें चंद्रमा का जो परिमाण दिखता है उतना ही बड़ा है क्या वो परिमाण? नहीं है ना। चंद्रमा का परिमाण का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? सही सही। देखिए घट यहाँ पर है, घट में भी परिमाण है, चंद्रमा वहां है उसका भी परिमाण है, घट का परिमाण का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? जो है वही हो रहा है ना। और चंद्रमा में जो परिमाण है वही उसी का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए इंद्रिय हो गया चक्षु, अर्थ हो गया चंद्र परिमाण, दोनों का संयुक्त समवाय है कि नहीं? चक्षु संयुक्त चंद्र है कि नहीं? और उसमें समवाय संबंध से उसका परिमाण है कि नहीं? तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से जिस प्रकार घटगत परिमाण का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार चंद्रगत परिमाण का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, ठीक है सर। अथवा चक्षुरिंद्रिय का भी परमाणु के साथ संयोग है कि नहीं? संयोग नहीं है, नहीं है। हम पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, चक्षुरिंद्रिय का आकाश के साथ संयोग है कि नहीं? है ना, पता चलता है आपको? हाँ? वो सब जगह है। नहीं, आपको पता चलता है कि नहीं चक्षुरिंद्रिय का आकाश के साथ संयोग है करके? पता है तो अनुमान करते हैं ना। आकाश विभु है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है, तो चक्षुरिंद्रिय के साथ भी उसका संयोग होगा ही हो। यहाँ पर परमाणु होंगे कि नहीं, उनके साथ चक्षुरिंद्रिय का संयोग है कि नहीं? हमें पता नहीं चलता अलग बात, पता नहीं चलता मतलब संयोगी नहीं है ऐसा तो नहीं है ना सर। अब देखिए हमारा परमाणु के साथ संयोग है तो चक्षु संयुक्त हो गया परमाणु, उसमें समवाय संबंध से परमाणु का परिमाण, ठीक है ना सर। चक्षु संयुक्त हो गया आकाश, उसमें समवाय संबंध से हो गया आकाश का परिमाण। तो आकाश का परिमाण, चंद्र का परिमाण, ये सब भी क्या होना चाहिए? चक्षुरिंद्रिय से गृहीत होने चाहिए। चंद्रगत परिमाण भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के द्वारा चक्षुरिंद्रिय से गृहीत होना, ऐसा होता है? नहीं होता। इसीलिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से जहां आप परिमाण आदि का प्रत्यक्ष करते हैं, आदि से संख्या, परिमाण संख्या, वहां पर चतुष्टय सन्निकर्ष भी अधिकतया अपेक्षित होता है। यदि चतुष्टय सन्निकर्ष के साथ साथ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा तो वस्तु के परिमाण का यथार्थ प्रत्यक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो चतुष्टय सन्निकर्ष क्या है, उनके द्वारा कैसे होता है उसको बताते हैं। चतुष्टय सन्निकर्षो यथा, ये जो चतुष्टय सन्निकर्ष है उसको बताते हैं। इंद्रिया अवयवैहि अर्थावयवानाम, इंद्रिया अवयविनाम अर्थावयविनः, इंद्रिया अवयवैहि अर्थावयविनः, इंद्रिया अवयविनाम अर्थावयवानाम संयोगः इति। ये सर इतना होना चाहिए। देखिए इंद्रिया अवयवैहि अर्थावयवानाम, दोनों अवयव के, इंद्रिय के अवयव का अर्थ के अवयव के साथ। एक नंबर में क्या है सर? इंद्रिया अवयवैहि अर्थावयवी, दोनों के अवयव, इंद्रिय का अवयव और अर्थ का भी अवयव। इंद्रिया अवयविनाम अर्थावयविनः, ठीक है। इंद्रिय के अवयवी का अर्थ के अवयवी के साथ। क्या पाठ है सर दूसरा वाला? इंद्रिया अवयविना अर्थावयवानाम, इंद्रिया अवयवैहि अर्थावयविना, पहला वाला है। यहाँ पर थोड़ा पाठ गलत है, एक बार पढ़िए उसको। पहला वाला है इंद्रियावयवैहि अर्थावयविनाम, इंद्रियावयवैहि अर्थावयवान, अवयविनाम। और दूसरा है इंद्रिया अवयविना अर्थावयवानाम, ठीक है। और तीसरा है इंद्रिया अवयवै अर्थावयवानाम, और चौथा है अर्थावयविनाम इंद्रिया अवयविनाम। यहाँ पर पाठ थोड़ा गलत है सर, ठीक है सर, उसको मैं बता देता हूँ ना मौखिक रूप में। जैसे लग रहा है थोड़ा मैं बताता हूँ बस अर्थ, हाँ वही अर्थ बता दूंगा तो स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या है सर? इंद्रिया अवयविना, अर्थावयविनाम, इंद्रिय के अवयव का अर्थ के अवयवी के साथ, ठीक है सर। इंद्रिय का क्या लेंगे? अवयव, और अर्थ का अवयवी। एक का अवयव एक का अवयवी, फिर आगे इंद्रिया अवयविना,
हाँ, अब इंद्रिय का अवयवी लेंगे, अर्थ का अवयव। पहले इंद्रिय एक नंबर में लिया था इंद्रिय का अवयव, अर्थ का अवयवी। दूसरे नंबर में हमने क्या लिया, इंद्रिय का अवयवी और अर्थ का अवयव, दोनों जगह। अब तीसरे नंबर में बोलना है इंद्रिय का अवयव और अर्थ का भी अवयव। चौथे नंबर में बोलना है इंद्रिय का भी अवयवी, अर्थ का भी अवयवी। अर्थ अवयवी ना, इंद्रिय अवयवी हो गया ना सर। एक नंबर में क्या बोलेंगे, इंद्रिय का अवयव और अर्थ का अवयवी। दूसरे नंबर में इंद्रिय का अवयवी, अर्थ का अवयव। फिर इंद्रिय का भी अवयव, अर्थ का भी अवयव, इंद्रिय का भी अवयवी, अर्थ का भी अवयवी। कितने हो गए? देखिए सर, घट और घट का अवयव अलग है। घट अलग है, घट का अवयव। पट अलग है, पट का अवयव। अभी पट का प्रत्यक्ष हो रहा है तो पट का अवयव का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं आपको? अभी मेरे शरीर का प्रत्यक्ष हो रहा है तो मेरे शरीर के अवयव का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? घट का प्रत्यक्ष हो रहा है तो घट के अवयव का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? चंद्र का प्रत्यक्ष हो रहा है तो चंद्र का अवयव का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं आपको? हो रहा है, सारे अवयव का प्रत्यक्ष हो रहा है। अगर हो रहा हो, चंद्र के जितने भी अवयव है, अभी जितने अवयव है उनका प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। अगर चंद्र के सारे अवयव का प्रत्यक्ष होता तो उसका सारा परिमाण का प्रत्यक्ष नहीं होता। अब देखिए, परिमाण का प्रत्यक्ष करने के लिए, देखिए घटगत परिमाण का प्रत्यक्ष करने के लिए मेरे इंद्रिय का जो अवयवी है चक्षुर इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय भी अवयवी है सर। द्रव्य है ना, उसके अवयव, कोई भी द्रव्य हो तो अवयवी है सर। ये अवयवी है कि नहीं? तो चक्षुर इंद्रिय भी अवयवी है सर। किससे बना है चक्षुर इंद्रिय? तेजस है, तेज से बना है। वहां तक चला जाता है ना। एक परमाणु रूप तो नहीं है, परमाणु होता तो अवयवी नहीं कहते, एक ही अवयव कहते। इंद्रिय परमाणु रूप तो नहीं है, सिर्फ मन को ही परमाणु रूप माना जाता है। उसके अलावा चक्षुर आदि जो इंद्रियां हैं वो महत् परिमाण वाले हैं, मध्यम महत् परिमाण उनमें रहता है, उनमें भी अवयव अवयवी है। त्वग इंद्रिय है, सर्वशरीर व्यापी है, तो त्वग इंद्रिय अवयवी है तो उसके अवयव होंगे कि नहीं? होंगे ना। चक्षुर इंद्रिय तेज से बना है तो अवयवी है तो उसके अवयव है कि नहीं? है। घट अवयवी है तो उसके अवयव है कि नहीं? है। कहने का मतलब चक्षुर इंद्रिय का घट यदि चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट के परिमाण का प्रत्यक्ष करना हो तो चक्षुर इंद्रिय का घट के अवयव के साथ भी क्या होना चाहिए? सन्निकर्ष होना चाहिए। और चक्षुर इंद्रिय के जो अवयव है उनका घट के साथ, देखिए एक नंबर में क्या था सर, चक्षुर इंद्रिय का अवयव का उधर अवयवी मतलब घट के साथ, और दूसरे नंबर में चक्षुर इंद्रिय के जो अवयवी मतलब संपूर्ण चक्षुर इंद्रिय उसका घट के अवयव के साथ, और दोनों अवयव अवयव, दोनों अवयवी अवयव, अवयवी अवयवी, दोनों का क्या होना चाहिए? सन्निकर्ष होना चाहिए। चंद्र में ऐसा नहीं है सर। ऐसे हमें पता कैसे चलेगा? जहां, हाँ पता कैसे चलेगा? फल दर्शन से, जहां पर परिमाण का वास्तविक प्रत्यक्ष हो रहा है। देखिए इस पुस्तक का हमको संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? इसका परिमाण का यथार्थ ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। मतलब हमारे अवयव का इसके अवयव के साथ भी सन्निकर्ष है, इसके अवयवी का हमारे अवयव के साथ भी है, दोनों अवयव अवयव का भी सन्निकर्ष है, दोनों अवयवी अवयवी का भी सन्निकर्ष। ये अवयवी कैसे, ये अवयवी भी कैसे हो सकता है? ये अवयव अवयवी क्यों हो सकता है कि ये सर कार्य द्रव्य है। क्या है सर? कार्य द्रव्य मतलब पृथ्वी जल तेज वायु, इतने ही कार्य द्रव्य होते हैं। इनके परमाणु को छोड़कर के द्रणुक त्रिणुक चतुर्णुक, हमारे जो चक्षुर इंद्रिय है उसको परमाणु रूप नहीं मान सकते, त्वग इंद्रिय को परमाणु रूप नहीं मान सकते, नहीं तो नित्य मानना पड़ेगा। चक्षुर इंद्रिय का तो नाश होता है सर, त्वग इंद्रिय का भी नाश होता है। अवयव भी हो सकता है, हाँ दोनों। इसके कोई भी, जैसे घट है ना, वो अवयव है कि अवयवी है? घट तो अवयवी है और उसके अवयव है कि नहीं? चक्षुर इंद्रिय अवयवी है तो उसके भी अवयव है कि नहीं? घ्राणेन्द्रिय, त्वग इंद्रिय, अवयव को क्या कहेंगे? किसके अवयव को? चक्षुर इंद्रिय का अवयव। बस उसके हाँ? लिए ऐसा होने नहीं, जैसे हमारा उसका पार्ट, जैसे हमारे अंग है। अवयवी तो हमारे अवयव चक्षु, हाँ नहीं, चक्षु को भी अवयव नहीं, इंद्रिय को शरीर का अवयव नहीं कहते सर। शरीर का जो शरीर अलग है, इंद्रिय अलग है सर। शरीर इंद्रिय विषय है ना, भेद करते हैं ना। शरीर का अवयव क्या है पूछेंगे तो हस्तपाद आदि बोलेंगे, इंद्रिय को शरीर का अवयव नहीं बताएंगे। तो इंद्रियां अलग है सर। इंद्रिय और शरीर दोनों अलग है, इंद्रिय अलग है, शरीर अलग, ठीक है ना। तो चतुष्टय सन्निकर्ष क्या हुआ सर? इंद्रिय का अवयव का अर्थ का, इंद्रिय के अवयव का अर्थ के अवयवी के साथ, इंद्रिय के अवयवी का अर्थ के अवयव के साथ, और इंद्रिय का अवयव अर्थ का अवयव, और इंद्रिय के अवयवी अर्थ का अवयव। इंद्रिय के अवयव और घट का जो अवयव है दोनों का सन्निकर्ष हो रहा है कि नहीं? दोनों अवयवी अवयवी का ऐसा हो रहा है, और वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है तो वस्तु के परिमाण का यथार्थ प्रत्यक्ष होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए जहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के द्वारा आप परिमाण संख्या आदि का प्रत्यक्ष करते हैं वहां पर चतुष्टय सन्निकर्ष अपि इष्यते, अधिकम इष्यते, कारण स्वीकार किया जाता है। नहीं मानेंगे तो चंद्रगत परिमाण का भी यथार्थ प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आएगी। अग्रेसर राम।
कदा पुनः संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। देखिए किसी भी द्रव्य का प्रत्यक्ष करना हो तो संयोग सन्निकर्ष। द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहते हैं रूप रस गंध स्पर्श सुख दुख आदि, उनके प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय। जैसे घट रूप के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय, चक्षु संयुक्त संयुक्त सम, घट के गंध के प्रत्यक्ष में युक्त समवाय सन्निकर्ष। अब देखिए गंध में गंधत्व रहता है, रूप में रूपत्व रहता है, सुख में, इन सब के प्रत्यक्ष में क्या होगा? संयुक्त समवेत समवाय। देखिए चक्षु संयुक्त हो गया घट, उसमें समवेत मतलब उसमें समवाय संबंध से रहने वाला हो गया घट रूप, और उसमें समवाय संबंध से है रूपत्व। चक्षु संयुक्त घट, घट में समवेत घट रूप, और उसमें समवाय संबंध से रूपत्व। तो रूपत्व के प्रत्यक्ष में एक और ऊपर आगे समवाय बोलना होगा ना, तो समवाय की जगह समवेत बोलना पड़ेगा। चक्षु संयुक्त समवेत समवाय, जो समवाय संबंध से रहता है उसको समवेत कहते हैं। तो चक्षु संयुक्त हो गया घट, उसमें समवेत कौन है? रूप। समवेत मतलब संबंध से रहने वाला, और उसका रूप में समवाय संबंध से कौन है? रूपत्व। उसी प्रकार चक्षु संयुक्त हो गया पुष्प, ठीक है, पुष्प के त्रिणुक, उसमें समवेत हो गया गंध, और उसमें समवाय संबंध से रहेगा गंधत्व। इसलिए गंधत्व का प्रत्यक्ष जब घ्राण इंद्रिय से करेंगे तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? घ्राण संयुक्त समवेत समवाय। मधुरत्व अम्लत्व का प्रत्यक्ष होता है कौन से इंद्रिय से? रसन इंद्रिय से। येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते, येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावश्च गृह्यते। घट का प्रत्यक्ष जिस इंद्रिय से होता है घटत्व का भी उसी से, मधुर का प्रत्यक्ष जिससे होता है मधुरत्व का भी उसी से। तो मधुरत्व, अम्लत्व, रूपत्व, रसत्व, शुक्लत्व, ठीक है सर, शीतत्व, उष्णत्व का प्रत्यक्ष करना होगा तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयुक्त समवेत समवाय। सुखत्व दुखत्व के प्रत्यक्ष में भी आगे इंद्रिय क्या बोलेंगे? जैसे मनस संयुक्त समवेत सम, मनस संयुक्त कौन हुआ? संयुक्त होगा आत्मा, उसमें समवेत सुख, उसमें समवाय संबंध से सुखत्व, ठीक है सर। तो इसी के लिए कहते हैं घट रूप समवेत रूपत्वादि सामान्य ज्ञानम जन्य यदा चक्षुषा, यहाँ से यदा चक्षुषा घट रूप समवेत रूपत्वादि सामान्य ज्ञानम जन्यते। घट रूप में समवेत जो रूपत्वादि सामान्य है उनका ज्ञान जब उत्पन्न होता है चक्षुरिंद्रिय के द्वारा, उस समय चक्षुरिंद्रियम रूपत्वादि सामान्यम अर्थ, इंद्रिय अर्थ बताना है ना, और अनयो सन्निकर्ष संयुक्त समवेत समवाय एव। यतः क्योंकि चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात, रूपत्वस्य समवायात है ना सर, यहाँ पर समवाय इतना ही लिखा है, समवायात। कदा पुनः समवाय सन्निकर्ष। अब ये समवाय सन्निकर्ष कब होगा? उसके लिए कहते हैं यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दो अर्थ अनयो सन्निकर्ष समवाय। ये सरल है। देखिए सर घट रूप का प्रत्यक्ष करना था चक्षुरिंद्रिय से, घट का रूप समवाय संबंध से कहाँ रहता है? घट में रहता है, चक्षुरिंद्रिय में तो नहीं रहेगा, इसलिए चक्षु संयुक्त समवाय बोलना पड़ा। अब शब्द का प्रत्यक्ष करना है कौन से इंद्रिय से? श्रोत्रेन्द्रिय कौन सा पदार्थ है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, 7 ही पदार्थ है, उनमें से श्रोत्रेन्द्रिय कौन सा पदार्थ है? द्रव्य है, गुण है, द्रव्य है, द्रव्य 9 है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि, उनमें से कौन सा द्रव्य है? आकाश। श्रोत्रेन्द्रिय क्या है? आकाश। अब यहाँ पर समझना ये है जो घ्राणेन्द्रिय है वो पृथ्वी से बना है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। त्वगिंद्रिय वायु से बना है, रसनेन्द्रिय जल से बना है, उसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय किससे बना है ना? ऐसा नहीं श्रोत्रेन्द्रिय स्वयं आकाश है, आकाश से बना नहीं है, वहां पर थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। श्रोत्रेन्द्रिय नित्य है सर, आकाश नित्य है ना, और आकाश कितने हैं? एक है। तो इसके अंदर जो आकाश है उसी को श्रोत्रेन्द्रिय कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकोष्ठ के अंदर जो आकाश है वो नित्य है कि अनित्य है? प्रकोष्ठ के अंदर जो आकाश है वो नित्य है कि अनित्य है? आकाश कितने हैं? नित्य है कि अनित्य है आकाश? नहीं, आकाश एक है, नित्य है कह रहे हैं, और प्रकोष्ठ के अंदर जो आकाश है वो अनित्य कह रहे हैं, कैसे? वो तो नहीं होगा ना फिर। देखिए प्रकोष्ठ के अंदर जो आकाश है और बाहर जो आकाश है उन दोनों आकाश में भेद नहीं है। हम व्यवहार करने के लिए प्रकोष्ठ के अंदर होने से इसको प्रकोष्ठ आकाश कहेंगे, घट के अंदर होने से उसको घटा। घट रहे नष्ट हो जाए उससे आकाश में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। जब तक हम घट रूप उपाधि रहेगी तब तक हम घटाकाश करके सिर्फ व्यवहार करेंगे। वस्तुतः आकाश में कोई भेद, घटाकाश नित्य है क्या अनित्य है? नित्य है, ठीक है। घट का नष्ट होने पर घटाकाश नष्ट हुआ ऐसा कुछ व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि उपाधि न रहने से। नहीं, वेदांत की कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है सर। वेदांत का यहाँ क्या लेना देना? वेदांत के अनुसार तो संपूर्ण जो आकाश है उसको भी अनित्य कहते हैं। उस चर्चा
आकाश भी उसी महाकाश में लीन हो जाता है। नहीं नहीं, वो प्रसंग नहीं है। हम कह रहे हैं घटाकाश नित्य है क्या अनित्य है, बताइए। घटाकाश नित्य है। वेदांत के अनुसार तो क्या होता है, जो ये जो महाकाश है वो भी अनित्य है, तो घटाकाश कैसे नित्य होगा? उनके अनुसार तो ये चर्चा ही नहीं आएगी ना। ठीक है, न्याय के अनुसार घटाकाश क्या है, क्यों? क्योंकि आकाश एक ही है, वही घटाकाश है, वही मठाकाश है, वही। और श्रोत्रेंद्रिय क्या कौन सा पदार्थ है? साक्षात आकाश। आकाश ही, तो वो भी क्या होगा? नित्य होगा, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है सर। अब आकाश, सभी आकाश को श्रोत्रेंद्रिय नहीं कहते हैं। देखिए, श्रोत्रेंद्रिय आकाश है, आकाश तो प्रकोष्ठ आकाश है, महाकाश भी आकाश है, उसके द्वारा शब्द का श्रवण नहीं होता है। कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है उसी को श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। कर्ण का जो विवर है सर, है ना, जो क्या बोलते हैं रिक्त स्थान है, वहां पर विद्यमान जो आकाश है उसी को कहते हैं कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न आकाश कहिए, कर्ण विवरवर्ती आकाश कहिए, उसी को कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? शब्द तो उसको नहीं कहते हैं। कर्ण विवरवर्ती आकाश को ही क्या कहते हैं? श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। आकाश कहाँ शब्द होगा? शब्द तो आकाश में रहेगा। ठीक है ना सर। आकाश श्रोत्रेंद्रिय क्या है पूछेंगे तो कर्ण सस्कुली जो है वो है कर्ण सस्कुली, तो कर्ण में जो कर्ण की सस्कुली मतलब ये कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न आकाश, आकाश तक आप आकाश शब्द बोलना पड़ेगा आपको। कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है उसी को कहते हैं श्रोत्रेंद्रिय। श्रोत्रेंद्रिय क्या है पूछेंगे तो कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश, कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न आकाश। अथवा दूसरा शब्द बोलिए, कर्ण विवरवर्ती आकाश। विवर कहते हैं रिक्त स्थान, कर्ण में जो रिक्त स्थान है उसमें विद्यमान जो आकाश है उसी को कहते हैं श्रोत्रेंद्रिय। जो कर्ण है, कर्ण का जो विवर है, कर्ण की जो सस्कुली है, उसकी उत्पत्ति नाश होने से, है ना, देखिए, तद विशिष्ट कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न आकाश को श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। आकाश तो वैसे ही था, कर्ण सस्कुली के नाश होने से, उत्पत्ति होने से श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, ऐसा व्यवहार होता है। घट के उत्पत्ति नाश होने से घटाकाश उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, ऐसा व्यवहार होता है। वस्तुतः आकाश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ठीक है सर। अब देखिए, हम जो शब्द उच्चारण करते हैं विचित्रंग न्यायन अथवा कदम्ब गोलक न्यायन हमारे श्रोत्रेंद्रिय तक पहुंचता है। अपनी प्रक्रिया पता है आपको, है ना। वो शब्द जब तक श्रोत्रेंद्रिय में नहीं पहुंचेगा तब तक उसका हमें प्रत्यक्ष, जो श्रोत्रेंद्रिय, हमारे श्रोत्रेंद्रिय में जो शब्द रहता है उसी का हमें प्रत्यक्ष होता है। तो श्रोत्रेंद्रिय आकाश है, उसमें शब्द किस संबंध से रहेगा? देखिए, घट का रूप घट में है समवाय संबंध से, चक्षुरेंद्रिय में नहीं है। रूप का प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय से करना है, उसी प्रकार शब्द का प्रत्यक्ष किससे करना है? कौन से इंद्रिय से? रूप का प्रत्यक्ष जैसे चक्षुरेंद्रिय से होता है उसी प्रकार, ठीक है, तो उससे श्रोत्रेंद्रिय में साक्षात शब्द है। रूप का प्रत्यक्ष कौन से इंद्रिय से करना है? चक्षुरेंद्रिय से। किसके रूप का? रूप का प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय से करना है, घट रूप का, लेकिन घट रूप चक्षुरेंद्रिय में। और शब्द का प्रत्यक्ष कौन से इंद्रिय से करना है? और वो शब्द उसी इंद्रिय में है, श्रोत्रेंद्रिय में है। क्योंकि कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है उसी को श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। आकाश और आकाश का शब्द गुण है, गुण गुणी के बीच में समवाय संबंध होता है, इसलिए आप श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष करेंगे तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? समवाय। यदा श्रोत्रेंद्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दो अर्थ अनयो सन्निकर्ष समवाय एव। क्यों? श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात्, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय आकाशात्मक है। शब्दस्य च आकाश गुणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवायात्। स्पष्टम? कदा पुनः समवेत समवाय सन्निकर्ष। समवेत समवाय सन्निकर्ष कब होगा? यदा शब्द समवेतम शब्दत्वादि सामान्यम श्रोत्रेंद्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रमिंद्रियम शब्दत्वादि सामान्यम अर्थ अनयो सन्निकर्षः समवेत समवाय। शब्द में शब्दत्व रहता है, क में कत्व खत्व रहता है। ठीक है, श्रोत्र समवेत शब्द हो गया, उसमें विद्यमान शब्दत्व का प्रत्यक्ष करना होगा तो समवेत समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, तो श्रोत्र समवेत हो गया शब्द, और उसमें समवाय संबंध से रहेगा शब्दत्व। तो शब्दत्व कत्व खत्व के प्रत्यक्ष में समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा। अनयो सन्निकर्ष समवेत समवाय एव। क्यों? श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्व से समवायात्। कदा पुनः विशेष्य भाव, कदा पुनः विशेषण विशेष्य भाव, यहाँ पर विशेषण शब्द, विशेष्य भाव विशेषण अलग इसमें पाठ है। कदा पुनः विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, ऐसा पाठ होना चाहिए। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष पुनः तो रहेगा। कदा पुनः विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, कदा पुनः विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। गड़बड़ हो गया सर, है, इसको हटा करके फिर लिख देता हूँ। सर एक बार पढ़िएगा। कदा पुनः विशेषण विशेष्य भाव, पुनः में विसर्ग रहेगा, फिर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। ये वाला भी मैंने किया, इसमें मूल ही मूल है और मात्र 136 पेज। ठीक है सर। तो कदा पुनः विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, तो जो अंतिम सन्निकर्ष है उसके विषय में वो कहाँ पर होगा उसको बताते हैं। यदा चक्षु संयुक्ते भूतले घटाद्य भाव गृह्यते यह भूतले घटो नास्ति
तदा चक्षु संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्यभाव विशेषणम। देखिए, जब भी अभाव का प्रत्यक्ष करना होगा तो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष को थोड़ा समझना है। दो सन्निकर्ष है इसमें, एक विशेषण भाव सन्निकर्ष है, एक विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। विशेषणंच विशेष्यंच इति विशेषण विशेष्ये तयो भावः विशेषण विशेष्य भावः। एक विशेषण भाव है, एक विशेष्य भाव है। यहाँ पर इंद्रिय संयुक्त आदि लगाना है। इंद्रिय संयुक्त विशेषणता, चक्षु संयुक्त विशेषणता, घ्राण संयुक्त विशेषणता इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना सर। एक पहले हम विशेषण भाव सन्निकर्ष को समझते हैं। विशेषण भाव सन्निकर्ष, विशेष्य भाव सन्निकर्ष। जब हम विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष बोलते हैं, वहां पर दो प्रकार के सन्निकर्ष समझना है। एक विशेषण भाव सन्निकर्ष, एक विशेष्य भाव सन्निकर्ष। एक विशेषणता सन्निकर्ष, एक विशेष्यता सन्निकर्ष। भाव के जगह हम ता त्वल प्रत्यय करके भी, तल प्रत्यय और त्वल तस्य भाव त्वतलौ, त्व और तल प्रत्यय करके भी बोल सकते हैं। तो जैसे भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है, यह भूतले घटो नास्ति, अथवा घटाभाववत भूतलम, घटाभाववत भूतलम। इस ज्ञान में कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है? घटाभाव विशेषण है और भूतल विशेष्य है। वत को तो छोड़ देना है ना। रूपवान घटः, रूप विशेषण है और घट विशेष्य है। जो रहता है उसको विशेषण, जिसमें रहता है उसको विशेष्य। सामान्य रीति से अगर बोलना होगा तो घटाभाववत भूतलम, इसमें विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है? घटाभाव जो है विशेषण और भूतल विशेष्य। चक्षु संयुक्त, अभी भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है। चक्षु संयुक्त कौन है, भूतल है या घटाभाव है? चक्षु का संयोग किसके साथ है? भूतल के साथ है। और उसमें विशेषण, तो चक्षु संयुक्त विशेषण हो गया घटाभाव। विशेषणता किसमें है? जो विशेषण होगा उसमें, घटाभाव में। तो चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा चक्षुरिंद्रिय से किसका प्रत्यक्ष होगा? का प्रत्यक्ष होगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं। यह भूतले घटो नास्ति इति तदा चक्षु संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्य भावो विशेषणम। चक्षु संयुक्त भूतल में घटाद्य भाव विशेषण होता है। यदा च मन संयुक्त आत्मनि सुखाद्य भावो गृह्यते, अहम सुखादि रहितः, अहम सुखा भाववान। सर ऐसा ज्ञान हुआ, अहम सुखादि रहितः, अहम सुखा भाववान। विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है? अहम विशेष्य है और सुखाद्य भाव, हाँ, सुखाद्य भाव क्या है? विशेष्य। विशेष्य तो अहम हो गया ना। अच्छा, अहम तब वो जो है विशेषण, विशेषण हो गया। तो मन संयुक्त कौन है? मन संयुक्त। अहम मतलब कौन? स्वयं, आत्मा। अहम शब्द का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है सर। मन संयुक्त कौन है? आत्मा। और उसमें विशेषण है सुखाभाव, सुखाद्य है ना, सुखादि रहित हम कह रहे हैं ना। तो सुखादि रहितत्व अथवा सुखादि अभाव विशेषण है, अहम विशेष्य है। ठीक है। तदा मन संयुक्त आत्मनः सुखाद्य भाव विशेषण। मन संयुक्त जो आत्मा है उसमें सुखाद्य भाव विशेषण होता है। यदा च श्रोत्र समवेते गकारे घत्वा भाव गृह्यते, घत्व रहितो गकार इति तदा श्रोत्र समवेतस्य गकारस्य घत्वा भाव विशेषणम। देखिए सर, श्रोत्र समवेत है गकार। श्रोत्र समवेत कौन है सर? गकार। उसमें गकार में घत्व का अभाव है ना सर। गकारे घत्वा भावः अथवा घत्वा भाववान गकारः, ऐसा ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ सर? गकारे अथवा घत्वा भाववान गकारः। विशेष्य कौन है? विशेष्य हो जाएगा यहाँ गकार, और विशेषण है घत्वा। अभी हमें किसका प्रत्यक्ष हो रहा है? किस इंद्रिय के द्वारा? श्रोत्र। तो श्रोत्र समवेत कौन हुआ? गकार। और उसमें विशेषण हो गया तो श्रोत्र समवेत विशेषणता। देखिए सर, ये जो विशेषणता सन्निकर्ष है ना, इसमें संयुक्त विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, समवेत विशेषणता, समवेत समवेत विशेषणता करके पांचों सन्निकर्ष का योजन कर सकते हैं। ठीक है। आश्रय को देखना है। यदि द्रव्य में आपको अभाव का प्रत्यक्ष करना है, किसी भी द्रव्य में आपको अभाव का प्रत्यक्ष करना है, जैसे भूतल है घटाभाव, घटाभाववत भूतलम, तो वहां तो संयुक्त विशेषणता। मान लीजिए कोई रूप है, मान लीजिए रूप में रस का अभाव है। क्या है सर? रूप में रस का। तो पहले तो रूप का प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। चक्षु संयुक्त कौन हुआ? रूप। उसमें समवेत नहीं, चक्षु संयुक्त रूप कैसे होगा? कभी हो ही नहीं सकता। चक्षु संयुक्त रूप के साथ चक्षु इंद्रिय का घट हो गया, चक्षु संयुक्त हो गया घट, और उसमें समवेत हो गया रूप। तो ये हो गया चक्षु संयुक्त समवेत, और उसमें विशेषण हो गया रसाभाव। तो यहाँ पर बोलेंगे हम चक्षु संयुक्त समवेत विशेषणता। अब देखिए, रूपत्व में रसत्व का अभाव है। क्या है सर? रूपत्व में रसत्व। चक्षु संयुक्त कौन हुआ? घट। उसमें समवेत, उसमें समवेत रूपत्व। तो चक्षु संयुक्त समवेत समवेत इतना बोलेंगे, और उसमें विशेषण रसत्वाभाव। तो
रूपत्व में रसत्वाभाव का प्रत्यक्ष होगा। कौन से सन्निकर्ष के द्वारा? चक्षु संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा। ठीक है ना सर? ये जो संयुक्त विशेषणता है, तर्क संग्रह में तो एक ही उदाहरण दिया है, लेकिन हम विशेषणता को संयुक्त विशेषणता भी बोल सकते हैं। यदि द्रव्य में किसी भी अभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त विशेषणता, द्रव्य में समवेत रूप रसादि में किसी अभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवेत विशेषणता। ठीक है। और द्रव्य में समवेत जो रूपादि है उनमें समवेत रूपत्व को अधिकरण बना करके किसी भी अभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो चक्षु संयुक्त समवेत विशेषणता। और शब्द में किसी का भी अभाव का प्रत्यक्ष करना होगा तो समवेत विशेषणता, शब्दत्व में किसी भी अभाव का प्रत्यक्ष करना होगा तो समवेत विशेषणता। इस प्रकार यहाँ पर दिया है। तदेवं संक्षेपतः पंचविध संबंधान्यतम संबंध संबद्ध विशेषण विशेष्य भाव लक्षणेन इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण अभाव इंद्रियेण गृह्यते। ठीक है ना सर? पंचविध जो संबंध है, संयोग संयुक्त समवाय आदि है ना, उनमें से अन्यतम से संबद्ध होकर के, उनमें से किसी एक से संबद्ध होकर के विशेषण विशेष्य भाव लक्षण मतलब विशेषण विशेष्य भाव स्वरूप जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इस सन्निकर्ष के द्वारा इंद्रियेण अभाव गृह्यते, इंद्रिय के द्वारा अभाव का ज्ञान होता है। एवं समवायोपि, इसी प्रकार समवाय का भी प्रत्यक्ष किससे होता है? विशेषणता सन्निकर्ष से होता है। जैसे बोलते हैं सर यह कपाले घट समवाय, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? यह कपाले घट समवाय। हाँ, घट समवाय, घट समवाय नहीं, इस कपाल में घट का समवाय है। तो किसका प्रत्यक्ष हो रहा है? घट समवाय का। तो चक्षु संयुक्त बनाना है कपाल को और उसमें विशेषण है घट का समवाय, तो चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा कपाल में किसका प्रत्यक्ष होगा सर? घट समवाय का। ठीक है ना सर? तो ये एक शब्द में कहा एवं समवायोपि करके, समवाय के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होगा, ये परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, तो उसमें बताना है संयुक्त विशेषणता। ठीक है ना? आगे चक्षु संबंधस्य तंतोः विशेषणभूतः पट समवायो गृह्यत इति तंतुषु पट समवाय इति। उसी प्रकार यह तंतुषु पट समवायः, क्योंकि चक्षु से संबद्ध है तंतु, तो चक्षु संबद्धस्य तंतोः विशेषणभूतः पट समवायः, उसमें विशेषण स्वरूप होता है पट का समवाय। तदेवं षोडः सन्निकर्षो वर्णितः, 6 प्रकार के सन्निकर्ष का वर्णन हो गया। संग्रहश्च, उसका संग्रह एक श्लोक में बताया है। अक्षजा प्रमितिर द्वैधा सविकल्पा विकल्पका करणम त्रिविधम तस्या सन्निकर्षस्तु षड्विधः। ठीक है ना सर? अक्षजा प्रमितिर द्वैधा, अक्षजा मतलब है ना इंद्रिय से होने वाली, इंद्रियजा, अक्ष शब्द यहाँ पर इंद्रिय परक है। इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली जो प्रमिति है अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा, वो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? और अविकल्पक मतलब निर्विकल्पक। उसके कारण कितने प्रकार के होते हैं? कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम निर्विकल्पकम ज्ञानम। सन्निकर्षस्तु षड्विधः, सन्निकर्ष कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो ननु है ना, इसके बाद घट तन नील नीलत्व शब्द शब्दत्व जातय अभाव समवाय च ग्राह्य संबंध षट्कतः। नहीं, घटतन नील नीलत्व। एक मिनट है सर, इतना मैं लिख देता हूँ सर, है ना, इसमें भी कुछ पार्ट, ए वाला पार्ट ही नहीं है। अरे बस 1 सेकंड में लिख देता हूँ सर। घटतन नील नीलत्व लत्व शब्द शब्दत्व जातयः, शब्द शब्दत्व जातयः अभाव समवाय च जातयः, अभाव समवाय च अभाव समवायौ च ग्राह्या संबंध षट्कतः, ग्राह्यः संबंध षट्कतः। षट्कतः, इतना ही है ना? तो यहाँ पर ये पार्ट अधिक आया है, यहाँ से यहाँ तक इसका कोई मतलब नहीं है अभी। हाँ, ये हो गया अक्षजा प्रमितिर द्वैधा सविकल्पा विकल्पका। प्रत्यक्ष प्रमा 2 प्रकार की है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। करणम त्रिविधम तस्याः, उसके 3 प्रकार के करण होते हैं। सन्निकर्षस्तु षड्विधः, 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं। तो 6 प्रकार के सन्निकर्ष से किस सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष होता है वो क्रम से बता रहे हैं। घटः तन नील नीलत्वम, सबसे पहले संयोग सन्निकर्ष के द्वारा घट का, और संयुक्त समवाय के द्वारा तन नील, और संयुक्त समवेत समवाय के द्वारा तन नीलत्व, फिर समवाय के द्वारा शब्द, और समवेत समवाय के द्वारा शब्दत्व जाति का है ना, शब्दत्व का अन्वय जाति के साथ शब्दत्व जातयः, फिर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष के द्वारा समवायो, दोनों अभाव समवाय। ठीक है, एते पदार्थाः ग्राह्याः षट्क है ना, संबंध षट्कतः, जो सन्निकर्ष 6 हैं उनके द्वारा ये सारे जो पदार्थ है घटः तन नील नीलत्व क्रमशः गृहीत होते हैं, ऐसा समझना चाहिए।